हेलो एंड वेलकम। जेकेपी सब इंस्पेक्टर ज्योग्राफी सीरीज़ का आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको उसी इंट्रोडक्शन के ऊपर टॉप क्वेश्चंस जेके एसएसबी क्या पूछ सकता है वो कराए। आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिवर्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं, अगर आप हमारा इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी बैचेस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ज़रिए आप जाके बैच में ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स को इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे बैच में ज्वाइन होना है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स का और एक नाम क्या है। तो बच्चों आपके सामने है यूनिवर्स का और एक नाम क्या है, कॉस्मॉस। ओके, और इसी यूनिवर्स या इसी कॉस्मॉस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो बच्चा उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो इतना क्लियर है। अब इस यूनिवर्स के अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे बच्चा, इस यूनिवर्स में जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है गैलेक्सीज। तो अगर आपको कोई बोले बताइए सबसे बड़ा यूनिट यूनिवर्स के अंदर क्या है, तो गैलेक्सीज है। अच्छा, यूनिवर्स के अंदर तो गैलेक्सीज है, लेकिन गैलेक्सीज के अंदर क्या होता है, यूनिवर्स बना है गैलेक्सीज से, लेकिन गैलेक्सीज खुद किससे बने हैं, तो बच्चा गैलेक्सीज खुद स्टार से बने हैं। अच्छा, और ये जो स्टार्स है, याद रखना, ये जो स्टार्स है उनकी अपनी एक फैमिली होती है। स्टार्स की अपनी एक फैमिली होती है जिनको बोलते हैं प्लैनेटरी सिस्टम। तो स्टार्स के साथ प्लैनेटरी सिस्टम होता है, जिस तरह हमारे स्टार जो सन है उसका भी एक सोलर सिस्टम है अपना। ओके, अब यहाँ पे आप याद रख लीजिए इस बात को कि यूनिवर्स जो है बच्चा वो किससे बना है, गैलेक्सी से बना है। गैलेक्सीज खुद किससे बने हैं, स्टार से बने हैं। अच्छा, स्टार्स के साथ प्लैनेट्स की एक फैमिली होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम। अब अगर ये सवाल आए कि हमारी गैलेक्सी कौन है जहां पे हम रहते हैं, यूनिवर्स में तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी कौन है, तो हमारी गैलेक्सी, एक सेकंड, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो याद रखना, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दूसरा नाम है इसका आकाश गंगा। अच्छा, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार हैं, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा स्टार कौन है जो हमें रोज रोशनी देता है, तो उसका नाम है सन। ओके, अच्छा, स्टार्स के साथ अपना एक प्लैनेट्स का सिस्टम होता है, हमारे सन के साथ जो प्लैनेट्स का सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। ओके, इतना क्लियर है, आसान है। अब यहां पे एक बात आपको समझनी है, सवाल आ सकता है इससे, याद रखना गैलेक्सीज, एक सेकंड, सॉरी, गैलेक्सीज कितने हैं दुनिया में, अगर ये सवाल आए तो याद रखना लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज है। कितने, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 100 बिलियन गैलेक्सीज है। अच्छा, गैलेक्सीज आधे बड़े हैं आधे छोटे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप बताइए गैलेक्सीज के अंदर कितने स्टार्स है, तो लगभग एवरेज में तो 100 बिलियन नहीं, 100 मिलियन स्टार्स है। ओके, बिलियन बड़ा होता है मिलियन से। अच्छा, अब देख लीजिए यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी आपको। मैंने बोला गैलेक्सीज के अंदर एवरेज में 100 मिलियन स्टार्स होते हैं, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो थोड़ी बड़ी है, उसमें लगभग 100 मिलियन नहीं, मिलियन से ज़्यादा 100 बिलियन स्टार्स है, क्योंकि वो बड़े गैलेक्सीज में कैटेगरी है उसकी। ओके, 100 बिलियन स्टार्स है उसमें, ये भी याद रख लेना। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 100 मिलियन ही होते हैं गैलेक्सी में स्टार्स, लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थोड़ी बड़ी है, तो उसके अंदर लगभग एवरेज में 100 बिलियन स्टार्स हैं। और उन 100 बिलियन स्टार्स में हमारा स्टार कौन है, हमारा स्टार कौन है, सन। ओके, अब जितना मैंने आपको ये बताया यही मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर पिक्चर बैठे। ओके, अब यहां पे आप याद रखना, मैंने बोला यूनिवर्स के अंदर बड़ा यूनिट क्या है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज है सबसे बड़ा यूनिट। अब यहां पे मैं जो ये डॉट्स लगा रहा हूं, याद रखना बच्चा, ये स्टार्स है, और ये जो मैं बना रहा हूं ये गैलेक्सी, मतलब कि जो मैंने आपके सामने बनाया ये गैलेक्सी है, और ये जो गैलेक्सी है ये स्टार से बनी है। हर डॉट आप मान लीजिए स्टार है, लेकिन ये जो गैलेक्सी बनी है इसका नाम है बच्चा एलिप्टिकल गैलेक्सी। तो गैलेक्सीज असल में 3 तरह के हैं। एक है इलिप्टिकल गैलेक्सी, दूसरा है जिसकी कोई शेप नहीं है। देखो, गैलेक्सी बनी है स्टार से,
ये देखो डॉट्स बना रहा हूं, हर डॉट आप मान लीजिए स्टार है, हर डॉट स्टार है, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं है ना, तो ये इर्रेगुलर गैलेक्सी है, इर्रेगुलर गैलेक्सी है। मगर हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो ना ही इलिप्टिकल है ना ही इर्रेगुलर है। तो हमारी गैलेक्सी कैसी है? अब जो मैं बनाऊंगा याद रखना, ये हमारी गैलेक्सी है, और ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ना बच्चा, ये क्या है? ये इस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स ही होते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब यहां पे ये जो मैंने बनाया यही हमारी गैलेक्सी है, और ये थर्ड टाइप ऑफ गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं सुपाइरल गैलेक्सी। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, इस शेप को क्या बोलते हैं? सुपाइरल गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है ये? सुपाइरल गैलेक्सी। अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी यही सुपाइरल गैलेक्सी की तरह ही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा मिल्की वे, या दूसरा नाम है उसका हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकाश गंगा। अब यहां पे थोड़ा और क्लियर पिक्चर लाने के लिए मैं यहां पे जूम करना चाहूंगा बच्चा, एक सेकेंड। अभी हमारी जो गैलेक्सी है वो ऐसी है, सुपाइरल गैलेक्सी। अच्छा, अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो सुपाइरल गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हर डॉट मैंने स्टार बनाया, और लगभग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है, और 100 बिलियन स्टार्स में जो हमारा स्टार है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये है सन। तो ये है हमारा स्टार जिसका नाम है सन, और सन के साथ अपना एक फैमिली है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो सन के साथ अपनी पूरी एक प्लैनेट्स की फैमिली है, इसी को बच्चा बोलते हैं क्या? सोलर सिस्टम। तो हमारे सन का जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोलर सिस्टम। अब यहीं पे एक बात बताऊंगा, एग्जाम में आई हुई हैं ये बातें, तो याद रखना, ये जो आपका गैलेक्सी है सुपाइरल गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, इसका जो सेंटर है वहां पे एक ब्लैक होल है, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है। उस ब्लैक होल का नाम बताइए बच्चा, एक सेकंड बताइए। उस ब्लैक होल का नाम बहुत बार आया है, इस ब्लैक होल, ये एक ब्लैक होल है। तो मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बताइए क्या है? ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल का गैलेक्टिक सेंटर में, देखो इस सेंटर को बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर, गैलेक्सी से सेंटर को क्या बोलते हैं? गैलेक्टिक सेंटर। और हमारा ये जो ब्लैक होल है हमारे मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर में, उसका नाम है सैगिटेरियस, TTARIUS, सैगिटेरियस ए स्टार। तो सैगिटेरियस ए स्टार है ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा गैलेक्सी के सेंटर पे। इस ये जो मैंने यहां पे बीच में बनाया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यहां पे बनाता हूं मैं, इसको बोलते हैं गैलेक्टिक सेंटर। तो गैलेक्सी के सेंटर में बताइए कौन सा ब्लैक होल है? 3 बार मैंने बोला आपको, सैगिटेरियस ए स्टार। इतना क्लियर है? अब कौन सी गैलेक्सी के सेंटर में, कौन सी गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर में ब्लैक होल है? सैगिटेरियस ए। मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है, याद रखना, मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी। आप टेंशन ना लो, आगे भी क्लियर करूंगा। अब यहां पे मैं कुछ बातें गैलेक्सी के बारे में ही अब करना चाहूंगा। अब कुछ बातें हम गैलेक्सी के बारे में करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं गैलेक्सी, और थोड़ा सा कुछ बातें करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं बार बार। सबसे पहले बताइए कितने टाइप के गैलेक्सीज है? तो आप बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, 3 टाइप्स के गैलेक्सीज है। अब बताइए ये जो 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी कैटेगरी में नहीं आती? तो 3 टाइप्स अभी मैंने बोला, इलिप्टिकल और मिल्की वे इसमें नहीं आता है। दूसरा इर्रेगुलर, और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब हमारा सन जिस गैलेक्सी के अंदर आता है मिल्की वे गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सी के अंदर भी नहीं है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ, ये सुपाइरल गैलेक्सी है, इसी के अंदर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी आता है। इतना क्लियर है? अब अगर सवाल आए आपको, बताइए गैलेक्सी तो बताया 3 टाइप्स के, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बताइए। और सवाल और एक बताऊंगा, हमारी गैलेक्सी का नाम तो आप बताएंगे, लेकिन हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारी गैलेक्सी का नाम है बच्चा मिल्की वे गैलेक्सी। सवाल पूछूंगा, बताओ मुझे इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी में नाम क्या है? इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिंदी में नाम बताइए क्या है? तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपका आंसर होना चाहिए आकाश गंगा। अब और एक सवाल पूछूंगा, बताइए मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा जो है वो किस शक्ल की गैलेक्सी है? 3 टाइप्स के गैलेक्सीज है, 3 मेन टाइप्स की गैलेक्सीज है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा बताइए सुपाइरल गैलेक्सी की कैटेगरी में आता है। ओके, इतना क्लियर है? अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, बताइए हमारा जो सन है,
हमारा जो सन है, स्टार है, वो मिल्की वे गैलेक्सी में आ गया, ओके डन। लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी है? सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी है? तो नियरेस्ट गैलेक्सी मतलब मिल्की वे गैलेक्सी के पास, और बोला जा रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के साथ वो एक टाइम पे टकराएगी। और आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, लेकिन उसके करीबी गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी बच्चों याद रखना एंड्रोमीडा। अब एंड्रोमीडा भी स्पाइरल इन शेप ही है, ये भी याद रखना आ सकता है। ओके, इतना क्लियर है। अब इसके अलावा मैं आपको अब बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आए हैं, वो है हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, नजदीकी गैलेक्सी मैंने आपको बताया, लेकिन अगर सवाल आए बताइए नियरेस्ट कॉसर गैलेक्सी कौन सी है? अब ये कॉसर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो नियरेस्ट कॉसर गैलेक्सी कौन सी है ये भी आपको जानना पड़ेगा। देखो बच्चा, कॉसर होता है किसी गैलेक्सी में अंदर ना बहुत ब्राइटेस्ट, सबसे पहले कॉसर ही सुन लो, यहां पे बताता हूं, रुकिए। कॉसर, अगर आपको सवाल आए ना यूनिवर्स का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखेंगे, स्टार, सन, सबको छोड़ के यूनिवर्स में एक बहुत ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, वो आपका कॉसर ही होता है। और ये जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स कॉसर है, ये कॉसर कहां पे पाया जाता है? ये भी गैलेक्टिक सेंटर में ही पाया जाता है, बट हमारे मिल्की वे में ये नहीं है, हमारे आकाश गंगा में ये नहीं है। ये एक्टिव गैलेक्टिक सेंटर में पाया जाता है, ना ही ये एंड्रोमीडा में है जो हमारे करीबी गैलेक्सी है, ना ही ये आकाश गंगा में है जो हमारी अपनी गैलेक्सी है। एक्टिव गैलेक्टिक सेंटर में पाया जाता है। और ये कॉसर जो है वो गैलेक्टिक सेंटर में ही होता है, जिस तरह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सेंटर में है ब्लैक होल, सैगिटेरियस, सॉरी, हमारे ब्लैक होल है ना मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे, तो ये कॉसर भी सेंटर पे ही होता है, गैलेक्टिक सेंटर पे ही होता है। लेकिन अब सवाल अगर आए, बताइए वो कौन सी गैलेक्सी है जो हमारे करीबी है और जिसके अंदर कॉसर पाया जाता है? तो हमारी करीबी गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी कॉसर गैलेक्सी है बच्चा, हमारी करीबी गैलेक्सी जिसके अंदर कॉसर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मैरकेरियन 231, मैरकेरियन 231 आपको इस सवाल का जवाब याद रखना है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आगे एक बात कहना चाहता हूं, वैसे ये पॉइंट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, साइंस एंड टेक में पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक में पहला ही चैप्टर में पढ़ाता हूं, जब भी पढ़ाता हूं तो स्पेस टेक्नोलॉजी ही पढ़ाता हूं, और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर यूनिवर्स पढ़ना पड़ता है। एक्चुअल में यूनिवर्स के रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वो पढ़ना पड़ता है उधर, तो वहां पे ही बाकी बातें बताऊंगा मैं यूनिवर्स के बारे में, जो कि 2024 में अपडेटेड होती है। लेकिन एक पॉइंट ही सुन लो यहाँ पे, बाकी वहीं पे बताऊंगा। एक पॉइंट सुन लो, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहां पे मैं करंट अफेयर अपडेटेड आपको दे देता हूं यूनिवर्स के बारे में। स्पेस टेक्नोलॉजी एक बड़ा चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ओके। लेकिन एक पॉइंट याद रखना यहां पे, वो ये है कि अगर सवाल आए अभी 2024 में 2-3 महीने पहले, अगर सवाल आए अर्लीस्ट, सबसे पुरानी अर्लीस्ट नून गैलेक्सी, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे। अर्लीस्ट नून गैलेक्सी अभी 2024 में ही ये आया हुआ है करंट अफेयर में, तो याद रखना उस गैलेक्सी का नाम है जेड्स, JADES, जेड्स GS-Z14। और ये जो जेड्स GS-Z14 है, अभी 2024 में इसको देखा गया, इस अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी को पाया गया। और ये किसने देखा, ये किसकी वजह से देखा गया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चलो मैं लिख ही लेता हूं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, इसकी वजह से, टेलीस्कोप की वजह से। अच्छा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर में है कि जेड्स GS-Z14 जो है, ये अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिक्लेयर किया। इस टेलीस्कोप की वजह से ये देखा गया कि ये जो गैलेक्सी है ये अर्लीस्ट आज तक की नून गैलेक्सी है। इसके बाद हो सकता है कोई और हमें नून गैलेक्सी मिले जो इससे पुरानी हो, लेकिन अर्लीस्ट नून गैलेक्सी एज ऑफ नवंबर-दिसंबर 2024 जेड्स GS-Z14 याद रखना। लेकिन यहां पे मैं स्टार बनाऊंगा, हो सकता है आप 2025 में ये वीडियो देखो, हो सकता है आप 2026 में ये वीडियो देखो, तो प्लीज़ या तो मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का वीडियो देखना, या तो एग्जाम हॉल से एंटर होने से पहले इसको सर्च कर लेना, क्योंकि ये डाटा चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपने ये वीडियो 2026 में देखा, फिर आप लोग बोलते रहते हैं ये तो गलत सर बता रहे हैं। मान लीजिए आपने 2027 में ये मेरा वीडियो देखा, तो जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे करंट अफेयर वाला पॉइंट आप अपडेट कर लेना, इसीलिए मैंने ये स्टार मारा यहां पे, ओके। चलो
अब यहां पे आगे कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, याद रखना ये हम थोड़े से वन लाइनर टाइप ही कराएंगे आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है एक डेट। मैं अब डेट वाइज थोड़ा सा चलाऊंगा आपको, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बताऊंगा। 140 एडी की बात है, जितना भी है तो एडी में ही है। टॉलमी ने कुछ बोला। टॉलमी ने बोला देखो भाई जो अर्थ है, एक सेकंड कलर ही चेंज कर लेता हूं। टॉलमी ने बोला देखो भाई जो अर्थ है वो है सेंटर, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया। टॉलमी ने बोला अर्थ है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ओके, और इस मॉडल को क्या बोलते हैं, इस थ्योरी या मॉडल को बोलते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। तो जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया? टॉलमी ने। इस मॉडल में किसको सेंटर माना यूनिवर्स का? अर्थ को माना सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, याद रखना टॉलमी ने बोला अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और अर्थ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अर्थ है खुद स्टेशनरी। टॉलमी ने बोला अर्थ है खुद स्टेशनरी। उसके साथ साथ टॉलमी ने बोला अर्थ के आसपास जितने भी हैं वो इसके आसपास घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग सन। तो अर्थ रुका हुआ है, सन और बाकी प्लैनेट्स अर्थ के आसपास घूम रहे हैं, और अर्थ है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये टॉलमी ने बोला जियोसेंट्रिक मॉडल में। उसके बाद और एक डेट याद रखना, 1543। इस डेट पे क्या हुआ? कॉपरनिकस पिक्चर में आता है, और कॉपरनिकस बोलता है टॉलमी साहब आप गलत हो, अर्थ स्टेशनरी नहीं है, सन स्टेशनरी है, और अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है। तो इन्होंने क्या बोला कॉपरनिकस ने? सन, अर्थ के बदले है सन, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ओके, सन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब सन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अगर आपको सवाल आए बताइए हीलियोसेंट्रिक मॉडल के हिसाब से बताइए कौन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो सन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब अगर सवाल आए बताइए सन के इर्द गिर्द कौन मूवमेंट कर रहा है, आपको बोलना है सारे सन के इर्द गिर्द मूवमेंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग अर्थ। अच्छा, सवाल अगर आए बताइए इनमें से हीलियोसेंट्रिक मॉडल के हिसाब से कौन है स्टेशनरी, तो जो बीच में है वही है स्टेशनरी। तो बच्चा एक सेकेंड, तो सन है स्टेशनरी। ओके, इतना क्लियर है। और सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्लैनेट्स, और सन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ भी सन के इर्द घूम रहा है। हाँ, सन है स्टेशनरी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बच्चा एक सेकेंड, उसके बाद लगभग 1609 की बात है, तो केपलर आता है पिक्चर में। केपलर बोलता है देखो कॉपरनिकस साहब आप सही बोल रहे हो, मैं आपकी हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन मैं देना चाहता हूं। तो इसने सपोर्ट तो किया कॉपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक मॉडल को इसने सपोर्ट किया, मगर विद सम मॉडिफिकेशंस। इसने क्या बोला? इसने बोला देखो सन है ना, सन वो यूनिवर्स का नहीं, वो सेंटर है सोलर सिस्टम का। तो इसने बोला, केपलर ने कॉपरनिकस साहब को, सन है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, न कि यूनिवर्स, न कि यूएनवी, यूनिवर्स का नहीं। ओके, और दूसरा इसने क्या बोला? देखो सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो है वो इक्लिप्सिस में घूमते हैं, सर्कल्स में नहीं। इससे पहले माना जाता था सर्कल्स में घूमते हैं। तो इसने बोला सन के आसपास इंक्लूडिंग अर्थ जितने भी प्लैनेट्स है वो मूवमेंट करते हैं सन के आसपास इक्लिप्सिस में, नॉट सर्कल्स। ये बात आप याद। अब दिमाग में होगा सर्कल क्या है? देखो भाई सर्कल तो ये है, ये आपको पता है, ठीक है ना, रेडियस सेम है, लेकिन इक्लिप्सिस ऐसा होता है, इस शक्ल का होता है इक्लिप्सिस। तो प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द सर्कल्स में नहीं घूमते बल्कि इक्लिप्सिस में घूमते हैं। इतना क्लियर है? देखिए जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया इसमें मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में नहीं बोला था, क्योंकि यहाँ तक नॉलेज ही नहीं था गैलेक्सी के बारे में। अब इसके बाद 1609 के बाद 1610 में गैलीलियो पहली बार गैलेक्सी को देखता है, मिल्की वे गैलेक्सी को ऑब्जर्व करता है। तो अब हम 1610 पे चलेंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड। तो 1610 एडी में क्या होता है? गैलीलियो जो है वो पहली बार देखता है गैलेक्सी को। अगर सवाल आए बताइए 1610 में गैलेक्सी ने पहली बार ऑब्जर्व किस गैलेक्सी को किया?
हमारी अपनी ही गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया गैलीलियो ने, जिसका नाम है, बताओ मुझे, मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हिंदी नेम आकाश गंगा है, उसी गैलेक्सी को गैलीलियो अभी देखते हैं कब? 1610 में। इतना क्लियर है? अब गैलेक्सी मिल्की वे है। इसके बाद और एक बंदा आता है जो बोलता है सिर्फ मिल्की वे नहीं, उसके बाहर भी गैलेक्सीज है, खाली मिल्की वे नहीं, मिल्की वे के बाहर बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। तो एडविन हबल जो है, एडविन हबल नया कैरेक्टर है और वो बताते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वो बोलते हैं, देखिए ये जो यूनिवर्स है वो एक जगह नहीं ठहरा है, वो एक्सपैंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो हबल है उसने बोला पहला पॉइंट, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। दूसरा उसने बोला कि देखिए मिल्की वे ही नहीं है, बहुत सारे और गैलेक्सीज है बियॉन्ड मिल्की वे। तो बहुत सारे और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं बियॉन्ड मिल्की वे। अब इतना क्लियर है? इसके बाद और एक बात याद रखनी है, वैसे ये डेट्स अगर आप याद नहीं रखेंगे, लेकिन किसने क्या किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना और आपको याद रखना। अगर डेट याद नहीं रखेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन डेट्स के अलावा ये किसने क्या किया हुआ है ये प्लीज़ याद रखना, बहुत बार सवाल आया हुआ है। 1963 में मार्टिन शिमिल्ड जो है वो क्या करते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बोला कॉसर के बारे में। तो ये क्या करते हैं 1963 में, ये डिस्कवर करते हैं, पहली बार ये देखते हैं, डिस्कवर करते हैं फर्स्ट कॉसर। तो कॉसर मैंने आपको बोला है वो क्या होता है, पूरे यूनिवर्स में जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो कॉसर ही होता है। ये गैलेक्सीज के गैलेक्टिक सेंटर में होता है। लेकिन क्या हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर में कॉसर है? नहीं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर पे ब्लैक होल है, सेजिटेरियस ए स्टार। ये जो कॉसर है 3C273। ओके, अच्छा, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के नज़दीक और एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, क्या उसके सेंटर में कॉसर है? नहीं, उसके भी सेंटर में कॉसर नहीं है। लेकिन बोला जाता है, यहां पे मैं कुछ लिखूंगा डब्बे में, याद रखना, यहां पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा डब्बे में, एक सेकंड डब्बा थोड़ा बना लूं बड़ा, याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। बताया जा रहा है कि ये जो एंड्रोमेडा है और ये जो हमारी नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, स्पाइरल इन शेप, ये कोलाइड करेगी हमारी अपनी गैलेक्सी के साथ कुछ टाइम बाद, हो सकता है बोला जाता है 5 से 10 बिलियन ईयर्स के बाद। तो लेकिन ये दो गैलेक्सीज बोला जा रहा है कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये दोनों गैलेक्सी का जो सेंटर में ब्लैक होल होता है, वो ब्लैक होल आप कह सकते हैं, ये देखो गैलेक्सीज ज्वाइन हो गए और इसके फिर गैलेक्सी के दो ब्लैक होल रहेंगे गैलेक्टिक सेंटर पे। और बोला जा रहा है इन्हीं ब्लैक होल्स के पास फिर एक बहुत शाइनिंग, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको कॉसर बोलते हैं। तो बोला जाता है कि अगर मिल्की वे का कॉसर कभी बनेगा वो तभी बनेगा जब मिल्की वे और उसका साथी, नज़दीकी साथी एंड्रोमेडा ज्वाइन हो जाएंगे, टकराएंगे, और ज्वाइन होने के बाद कॉसर होने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे कौन सा है? एंड्रोमेडा। लेकिन नियरेस्ट कॉसर गैलेक्सी कौन सा है? बताइए, मार्कारियन 231। ओके, मार्कारियन 231 याद रखना। अब इसके अलावा जितना मैंने अभी आपको बोला, और ये भी याद रखना 3C273 ये है जो डिस्कवर किया मार्टिन साहब ने पहला कॉसर 1963 में। ओके, अब हमें आपको पढ़ाना है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए, याद रखना। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा जहां से सवाल आते हैं मॉडर्न थ्योरीज। तो याद रखना हमारा टॉपिक है मॉडर्न थ्योरीज। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा एंशिएंट ओल्ड थ्योरीज भी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी से ज़्यादा आता है। मॉडर्न ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। मॉडर्न थ्योरीज रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। याद रख लीजिए बच्चा, जो पुरानी थ्योरीज है वो यूनिवर्स के बारे में नहीं थी, वो ज़्यादातर ऑरिजिन ऑफ अर्थ या ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि पुराने ज़माने में इतना ही दिमाग में था शायद अर्थ और सोलर सिस्टम ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए जो ओल्ड थ्योरीज है वो ज़्यादातर ऑरिजिन ऑफ अर्थ और ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रही है। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज है वो बड़ी पिक्चर दिखाते हैं, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं।
ओके तो मॉडर्न थेरीज जो कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे ओल्डेस्ट थेरीज जो कि ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों नहीं पता था कि यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है। उन दिनों लगता था ओल्डेस्ट थेरीज में कि देखो अर्थ है, सोलर सिस्टम है, बस इतना ही है और सन है। अब देख लीजिए मॉडर्न थेरीज में तीन थेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थेरी, स्टेडी स्टेट थेरी, पल्सेटिंग थेरी, और भी एक है कॉस्मिक इन्फ्लेशनरी थेरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल आता है वो है बिग बैंग थेरी। तो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है ना वो है बिग बैंग थेरी। ओके, बिग बैंग थेरी। अब ये जो बिग बैंग थेरी है बच्चा, सबसे पहले अगर सवाल आए बिग बैंग थेरी कब दी गई तो 1927 में। अगर सवाल आए किसने दी ये बिग बैंग थेरी तो जॉर्ज लिमैचर। ओके, जॉर्ज लिमैचर ने दी। अगर सवाल आए बिग बैंग थेरी में जो बिग बैंग हुआ, बिग ब्लास्ट हुआ, बिग एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स बना, ये बिग बैंग कब हुआ है तो याद रखना 13.7, किसी जगह पे लिखा है 13.8 लेकिन ज्यादातर 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। याद रखना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 13.7 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। तो कब हुआ ये बिग बैंग, बड़ा धमाका, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, और अगर ये भी सवाल आए, ये जो मैंने अभी आपको चार थेरीज बोली उनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थेरी बताइए कौन सी है तो वाइडली अगर एक्सेप्टेड है वो यही है, बिग बैंग थेरी। ये भी याद रखना, बिग बैंग थेरी बोलता है सिंगुलैरिटी कंसेप्ट। अब ये सिंगुलैरिटी कंसेप्ट क्या है ये बताता है, एक छोटे से एटम से पूरा यूनिवर्स बनाया। तो बिग बैंग थेरी सिंगुलैरिटी कंसेप्ट देती है, मतलब कि एक सिंगल एटम, एक टाइनी बॉल, यहां पे मैंने बनाया सिंगल एटम या टाइनी बॉल, ये है सिंगल एटम या टाइनी बॉल, इसी से पूरा वेरी 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 टाइनी बॉल है बच्चा। और ये टाइनी बॉल से ही आज के इतने प्लैनेट्स, आज के इतने स्टार्स, आज के इतने एस्टेरॉइड्स, मीटर्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज, ये सब कुछ एक छोटे बॉल से बना। ये एस्टेरॉइड्स क्या होता है, मीटर्स क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। तो ये बिग बैंग थ्योरी देता है सिंगुलैरिटी कंसेप्ट, सिंगल एटम से, टाइनी बॉल से सब कुछ बना। और ये जो टाइनी बॉल सिंगल एटम है, बोला जाता है इसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और डेंसिटी इनफाइनाइट, प्रेशर, टेम्परेचर इनफाइनाइट, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। और जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट का नाम है बिग बैंग एक्सप्लोजन, या बिग बैंग कहो खाली, बिग बैंग एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन हो गया, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और ये टाइनी बॉल जो है इसी से गैलेक्सीज बने। और स्टार्टिंग में ये जो गैलेक्सीज थे वो तो बहुत नज़दीक थे, लेकिन अभी टाइम दूर, जितना ये दूर हुए गैलेक्सीज उतने दूर हुए। अब देखो स्टार्टिंग में जब ये बिग बैंग हुआ तो गैलेक्सीज नज़दीक थे, अभी जितना ये गैलेक्सीज टाइम हो रहा है उतना गैलेक्सीज दूर हो रहे हैं, जितना टाइम हो रहा है उतने गैलेक्सीज दूर हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, गैलेक्सीज क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स जो है ना बच्चा वो एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी का रिजल्ट यही है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। याद रखना, अगर सवाल आए बताइए बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स कंट्रैक्ट कर रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है? कंट्रैक्ट नहीं, एक्सपैंड कर रहा है। इतना क्लियर है? देखो ये था बिग बैंग थ्योरी के बारे में बेसिक 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 पॉइंट्स। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज है, वो जैसे स्टडी स्टेट थ्योरी है, लेकिन सबसे ज़्यादातर मानी जाने वाली थ्योरी जो है वाइडली एक्सेप्टेड अगर आए तो याद रखना स्टडी स्टेट नहीं है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो स्टडी स्टेट, एक सेकंड बच्चा, स्टडी स्टेट थ्योरी को अब हम देखते हैं। अब ये जो स्टडी स्टेट थ्योरी है ये क्या बोलता है बताऊंगा, लेकिन अगर सवाल आए ये थ्योरी कब दी गई तो 1948 में। बिग बैंग थ्योरी कब दी गई? 1927 में। स्टडी स्टेट थ्योरी 1948 में दी गई। ओके, और ये स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी? तो इसमें आपको दो तीन याद रखने हैं। ऊपर सिर्फ आपको लिमैचर याद रखना था, जॉर्ज लिमैचर, लेकिन इधर बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल,
ये याद रखना, ये तीनों बंदे याद रखना, फ्रेड हॉयल, गोल्ड और बॉन्डी ने दी स्टडी स्टेट थ्योरी। अब ये स्टडी स्टेट थ्योरी क्या बोलता है, याद रखना, ये बोलता है बिग बैंग की तरह ही, सबसे पहले ये बोलता है बिग बैंग की तरह ही यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। स्टडी स्टेट थ्योरी भी बोलता है कि यूनिवर्स जो है बच्चा वो एक्सपैंड हो रहा है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट चेंज नहीं होता है यूनिवर्स की शक्ल। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है मगर एवरेज डेंसिटी रिमेन सेम, बट एवरेज डेंसिटी सेम है, एवरेज डेंसिटी सेम है। एवरेज डेंसिटी सेम का मतलब है कि यूनिवर्स शक्ल नहीं बदलता, यूनिवर्स का जो अपीयरेंस है वो नहीं होता है चेंज, याद रखना। अब ये कैसे पॉसिबल है, यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है लेकिन यूनिवर्स के जो अपीयरेंस है, शक्ल जो है वो चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे थोड़ा आपको बताता हूँ, देखो अगर मान लीजिए ये स्टार्टिंग में बिग बैंग था, चलो बिग बैंग स्टार्टिंग में मान लीजिए ये था यूनिवर्स, उसके बाद बच्चा जो ही यूनिवर्स का टाइम हुआ आगे, कुछ टाइम बाद मान लीजिए यूनिवर्स ये हुआ, मगर इसके अंदर याद रखना स्टडी स्टेट थ्योरी बोलता है देखो एक्सपैंड तो हुआ मगर इसके अंदर शक्ल चेंज नहीं हुई। अगर यहाँ पे इसके अंदर मान लीजिए इतना मैटर था, अब इसके अंदर नया मैटर कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है ताकि शक्ल ना चेंज हो। अब देखो इधर मान लीजिए मैटर अब इतना ही रखते तो हाँ शक्ल चेंज होती, लेकिन नया मैटर आ गया तो डेंसिटी जो है ना वो बराबर रही, नया मैटर आ गया डेंसिटी बराबर रही। तो इसने क्या बोला डेंसिटी कैसे बराबर रहेगी, एवरेज डेंसिटी, जबकि नया मैटर बनता है तो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली। ये जो स्टडी स्टेट थ्योरी है ये बोलता है न्यू मैटर इज कंटिन्यूअसली क्रिएटेड। ओके, बताइए कौन सी थ्योरी बोलता है कि मैटर कंटिन्यूअसली क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितना भी इसका साइज बढ़े लेकिन एवरेज डेंसिटी सेम होती है और चेंज नहीं आती अपीयरेंस में। ये बोला स्टडी स्टेट थ्योरी ने, लास्ट पॉइंट बोला स्टडी स्टेट थ्योरी ने। देखे यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स हैज़ नो बिगिनिंग, उसकी कोई भी बिगिनिंग नहीं है और यूनिवर्स का कोई भी एंड नहीं है, ये भी स्टडी स्टेट थ्योरी नहीं बोला। उसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, देख लीजिए उसके बाद हमारा पल्सेटिंग थ्योरी है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो है पल्सेटिंग थ्योरी। अब ये पल्सेटिंग थ्योरी क्या बोलता है, पल्सेटिंग थ्योरी बोलता है देखो यूनिवर्स जो है, मान लिया हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन पल्सेटिंग थ्योरी में इसने बोला यूनिवर्स एक्सपैंडिंग ही नहीं करेगा, कंट्रैक्टिंग भी करता है। पल्सेटिंग थ्योरी अगर सवाल आए किसने दिया तो आपको ये बंदा याद रखना है, एलन सुंडस ने दिया। कब दिया, 1879 में, हालांकि डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सवाल ये है संडस जी ने क्या बोला पल्सेटिंग थ्योरी में, इसने बोला कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड भी हो रहा है और कंट्रैक्ट भी हो रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रैक्ट भी हो रहा है, एक्सपैंड ही हो रहा है। लेकिन आजकल की अगर प्रेजेंट हम देखें तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, एक सेकंड बच्चे फिर ये इसको नोट की तरह यूज़ करते हैं एग्जाम के दिनों, इसीलिए मैं थोड़ा सीरियस हूँ नोट पे। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट की कंडीशन यूनिवर्स जो है आजकल ये एक्सपैंड ही हो रहा है, ये कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंटली यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, बट यूनिवर्स जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है इसी तरह कंट्रैक्ट भी करेगा। बिग बैंग जैसे एक्सप्लोजन से एक्सपैंड हो गया और बिग क्रंच भी आएगा, मतलब ये वापस सिंगल एटम बन जाएगा। तो यूनिवर्स जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है उसी तरह बिग क्रंच भी आएगा। बिग क्रंच मतलब वापस ये सिंगल एटम बन जाएगा, वापस सिंगुलरिटी पे ये आएगा, मतलब सिंगल एटम बन जाएगा शॉर्ट में। ओके, उसके साथ साथ आपको एक और थ्योरी याद रखनी है जो मैं यहीं पे बनाऊंगा, वो है बच्चा कॉस्मिक इन्फ्लेशनरी थ्योरी। इसमें सिंपल में आपको आ जाएगा कि ये थ्योरी किसने दी है, बाकी कुछ नहीं आने वाला, लेकिन बताऊंगा इसमें मेन पॉइंट क्या है। बच्चा ये जो कॉस्मिक इन्फ्लेशनरी थ्योरी है ये दी गई, आपको बताऊं, ये एलन गुट ने दी, GUTH गुट। ओके, एलन गुट ने दी। अब ये एलन गुट ने कब दी, 1981 में दी। और इसके हिसाब से इन्फ्लेशन, कॉस्मिक यूनिवर्स का इन्फ्लेशन हुआ स्टार्ट में, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैपिड
एक्सपेंशन हुआ स्टार्ट में, जब बिग बैंग हुआ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टार्ट में यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, मगर स्टार्ट का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड है, जो स्टार्ट में हुआ जब एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन जब हुआ तो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हुआ। और नाउ लेटर ये जो एक्सपेंशन है वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। तो लेटर जो एक्सपेंशन है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, इसने भी बोला, ओके। और इसने भी बोला बिग बैंग हुआ, लेकिन इसने बोला एलन गट ने कि स्टार्ट के कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में बहुत ज़्यादा रैपिड ब्लास्ट हुआ और रैपिड एक्सपेंशन हुआ। लेटर बहुत ज़्यादा स्लो एक्सपेंशन हुआ। लेटर एक्सपेंशन जो हुआ वो वेरी स्लो हुआ, और आज भी एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशनरी थ्योरी एलन गुड की है, ओके। अब तो बच्चा अभी तक जो आपने पढ़ा वो है मॉडर्न थेरीज, और वो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। अब आपके सामने है ओल्डेस्ट थेरीज हैं कुछ, जो कि ऑरिजिन ऑफ अर्थ और ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ओल्डेस्ट थेरी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना समझते थे लोग कि अर्थ है, सोलर सिस्टम है, सन है, बस इतना ही है। तो ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम में ओल्डेस्ट थेरीज याद रखनी है। असल में ये थेरीज भी नहीं, अजम्पशंस के बेसिस पे हैं। ये हाइपोथेसिस है बच्चा, हाइपोथेसिस है। अब ये ओल्डेस्ट थेरीज से सवाल आपको आएंगे डायरेक्टली कि बताइए ये जो गैसेस हाइपोथेसिस है वो किसने दी है? वो दी है इनेमल कांट ने। नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ये किसने दी है? लैप्लेस ने। कब दी है? 1796 में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें लैप्लेस है। फिर से बोलूंगा, एक अगर सवाल कभी आए तो लैप्लेस के बारे में थोड़ा डिटेल आ सकता है। तो वाइडली ये एक्सेप्टेड है, वाइडली ये एक्सेप्टेड है। जैसे बिग बैंग थेरी मॉडर्न थेरीज में ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में वाइडली एक्सेप्टेड है, इसी तरह ओल्डेस्ट थेरीज में वाइडली एक्सेप्टेड है नेबुलर हाइपोथेसिस ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में, ओके। इतना क्लियर रखना। एक बात और याद रखना, इससे सवाल आया हुआ है कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो लैप्लेस का है ना, उसने असल में गैसेस हाइपोथेसिस जो कांट का है उसी में थोड़े चेंजेस करके नेबुलर हाइपोथेसिस बनाया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो 1796 में लैप्लेस ने दिया, ये असल में गैसेस हाइपोथेसिस का ही मॉडिफाइड वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है, रिवाइज्ड वर्जन है। तो इसी को गैसेस हाइपोथेसिस को ही मॉडिफाई करके या रिवाइज करके नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेस ने बनाया, ओके। ये पॉइंट आप याद रखना, ये भी आ सकता है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए हाइपोथेसिस के बारे में, हाइपोथेसिस किसने दी, कब दी, ये पॉइंट्स आप देख लेना। हालांकि डिटेल में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड वो नहीं होगा, एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी मैं आपको वापस ले चलूंगा और थोड़ा सा डिस्कशन इन सारे हाइपोथेसिस पे दूंगा, ठीक है ना, अभी इसी लेक्चर में। लेकिन पहले मैं आपको यूनिट ऑफ डिस्टेंस समझाता हूं, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। देखिए बच्चा, डिस्टेंस का यूनिट सबसे पहले इन तीनों में से लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक में सबसे लंबा या आज तक का सबसे लंबा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है या यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? तो याद रखना, सबसे बड़ा लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ बताइए बच्चों क्या है? वो है पार्सेक। इतना याद रखना, लाइट ईयर से भी ज्यादा, ओके। अब लाइट ईयर जो है ये क्या है बच्चा? लाइट ईयर है, यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, तो ईयर से कंफ्यूज नहीं है होना। ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, यूनिट ऑफ लेंथ है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। चलो, तो लेंथ का यूनिट लाइट ईयर है या डिस्टेंस है ये। अब लाइट ईयर क्या होता है? याद रखना, जो लाइट डिस्टेंस कवर करेगी, लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी या ट्रेवल करेगी, ओके, एक सेकंड, LIGHT, लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बताइए इन 1 ईयर, वो होता है लाइट ईयर। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बताइए ये ज्यादातर लाइट ईयर में ही क्यों मेजर किया जाता है डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमी में? बताइए। तो याद रखना, लाइट ईयर को ही क्यों ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है? क्यों लाइट ईयर? अगर सवाल आए तो याद रखना, लाइट ईयर में एक खासियत है, वो ये है कि स्पीड जो है ना लाइट की, वो यूनिफॉर्म रहती है हर जगह, तो हमेशा, और स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्म। तो याद रखना, हमेशा ये स्पीड ऑफ लाइट यूनिफॉर्म होती है, इसीलिए लाइट जो है, ईयर जो है, वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब एक लाइट ईयर जो है वो कितना है? देखो, लाइट ईयर हमेशा लाइट की आपको ना स्पीड यूनिफॉर्म ही देखने को, ऐसा नहीं कि आज स्पीड ज्यादा है तो 10 दिन बाद कम होगा। तो एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? एक लाइट ईयर बराबर होता है बच्चा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये भी याद रखना। अब है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको ये याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये अर्थ है, ये सन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बट कभी अर्थ सन के नजदीक होती हैं जिसको बोलते हैं पेरिहेलॉन, कभी अर्थ सन के दूर होते हैं जिसको बोलते हैं एपिहेलॉन। तो डिस्टेंस यहां पे आपको याद रखना है मीन डिस्टेंस।
एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एपीहिलॉन और पेरीहिलॉन, मतलब सन से दूर अर्थ और सन से करीब अर्थ रेस्पेक्टिवली, वो हमें आगे पढ़ाना है, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, 150 मिलियन किलोमीटर है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, अब कभी कभी ये भी आता है एक लाइट ईयर किसके बराबर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के कितने बराबर है? तो 63241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है एक लाइट ईयर, या आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 60000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एक लाइट ईयर है, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर। अब इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है पार्सेक। तो पार्सेक है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, पार्सेक है सबसे लंबा। पार्सेक के लिए यहाँ पे मैं जगह बना दूंगा क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और ये समझना बड़ा मुश्किल है बच्चों को, फिर बाद में समझ नहीं आता ये पार्सेक क्या है। अब सुनो बच्चा, ये समझाने के लिए सबसे पहले बोलना चाहता हूं मैं आपको, ये मान लीजिए ये सन है, ये सन है, ओके, और ये सन है, तो यहां पे इतने करीब, मैं एक सेकंड में इसको नजदीक ले आता हूं, यहां पे बच्चा ये है अर्थ, तो वो सन था, ये है अर्थ। ओके, अब अर्थ और सन के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो हमने इसको बोला अर्थ और सन के दरमियान की डिस्टेंस, मगर इतना समझो, ये जो अर्थ है और सन है, याद रखना, अगर हम अर्थ से बाहर ऐसे डिस्टेंस मेजर करें ऐसे, अब पार्सेक कितना होता है याद रखना, पार्सेक होता है जब अर्थ सन के साथ एंगल बनाएगी, कितना? 1/3600 डिग्री। 1 पार्सेक होता है जब एंगल बनाएगी 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड अभी आपको बताऊंगा। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, वो एंगल बनाता है सन के साथ, मान लीजिए 30-40 डिग्री, ठीक है। अभी यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचता है तो अब ये सन के साथ सिर्फ बनाता है मान लीजिए 10 डिग्री, है ना, है ना। इसको और ऊपर हम करते हैं, इसको और ऊपर हम करते हैं, और ऊपर हम करते हैं, और ऊपर हम करते हैं, अब हो सकता है अब ये बनाए इसके साथ, एक सेकंड, इसको और ऊपर करते हैं, अब हो सकता है ये बनाए इसके साथ 1 डिग्री। मान लीजिए ये वाला जो है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री एंगल है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये 1 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री एंगल, मगर 1 डिग्री से भी कम जब एंगल बने तब होता है ये वाला डिस्टेंस पार्सेक, पार्सेक ये होता है ये वाला डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट और अर्थ है, ठीक है। अब 1 डिग्री से भी कम कितना? 1 पार्सेक बराबर होता है जब ये एंगल बने 1 आर्क सेकंड। तो इसको मैं और ऊपर ले चलता हूं, और ऊपर ले चलता हूं, और ऊपर, और बहुत ऊपर ले चलता हूं, और अब मान लीजिए ये जो, ये तो टेढ़ा बन गया सॉरी, ऐसे बहुत ऊपर ले चलता हूं। अब मान लीजिए कि ये जो, एक सेकंड, ये जो यहाँ पे, मान लीजिए ये जो यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे ऊपर जो एंगल बना बच्चा, ये वाला, ये 1 आर्क डिग्री है, ये 1 आर्क सेकंड है, सॉरी 1 आर्क सेकंड का मतलब होता है 1 डिग्री का 3600 जब हम डिवीजन करते हैं, तो 1 डिग्री को जब डिवाइड करते हैं 3600 टाइम्स, तो 1 डिग्री 1/3600 डिग्री होता है 1 पार्सेक। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की और अर्थ की, इसी को बोलते हैं 1 पार्सेक, और ये लाइट ईयर से भी ज्यादा होता है। याद रखना, 1 पार्सेक होता है लगभग 3.26 लाइट ईयर, तो लाइट ईयर से भी ये बड़ा यूनिट है पार्सेक, सबसे बड़ा यूनिट है पार्सेक, और पार्सेक है 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर। ये जी क्या मैंने लिखा बच्चा, लाइट ईयर यहां पे लिखता हूं YEAR, ओके, लाइट ईयर। अब इतना क्लियर है। अब इसके अलावा अब मैं वापस आता हूं और थोड़ा करके आपको समझाता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, समझ लेना। देखो गैसेस हाइपोथेसिस जितना भी इंपॉर्टेंट था वो हो गया, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर से बताऊंगा, पढ़ना ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ओके, सुन लो बच्चा, ये जो गैसेस हाइपोथेसिस है इनेमल कांट की, ये क्या बोलता है? इनेमल कांट बोलता है देखो एक नेबुला था, ये नेबुला है, नेबुला का मतलब होता है गैस और डस्ट का बना हुआ है, ये नेबुला है। अब ये जो नेबुला है गैस और डस्ट का बना हुआ, ये इसके अंदर गैस और डस्ट है। अब गैसेस हाइपोथेसिस में इनेमल कांट ने बोला देखो ये जो बड़े हैं वो छोटे को अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा और बॉडी बनाएंगे बड़ा, तो ये बड़ी बॉडी बन जाएगी। जो ही ये बड़ी बॉडी बन जाएगी, तो जो ही ये बड़ी बॉडी बन जाएगी इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट जब प्रोड्यूस होगी तो ये रिवॉल्व करना, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये बाहर की डिस्क जो है वो बाहर निकलेगी। अब ये बाहर की डिस्क जब बाहर निकलेगी, यही बनाएगी प्लैनेट्स, और बीच का जो है यही बनेगा सन, तो बन गया सोलर सिस्टम, बन गया अर्थ। प्लैनेट से अर्थ भी निकलेगा तो बन गया अर्थ भी, ठीक है ना। अब ये इनेमल कांट ने बोला। अब इनेमल कांट ने एक गलती की जिसका फायदा उठाया नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलेस ने। इसने बोला स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल, इसने बोला ये जो इसके अंदर ये कोल्ड है और ये मोशन लेंस है,
नेबुला जो है मोशनलेस है, कोल्ड है, सॉलिड है स्टार्टिंग में। तो फिर बाद में जब अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर जब अट्रैक्शन हो जाएगा बड़ी बॉडी बनेगी तो अंदर से गर्मी हो जाएगी, गर्मी की वजह से ये रोटेशन करना स्टार्ट करेगा, फिर डिस्क एक बाहर निकलेगी। इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा सफर इसने बोला। नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलेस ने इसका फायदा उठाया, बोला देखो भाई पहले से ही जो आप बोल रहे हो पहले कोल्ड था, नहीं, पहले से ही हॉट था, पहले से ही रोटेटिंग था। जो आप बोलते हो बाद में रोटेटिंग हुआ, नहीं, पहले से ही रोटेटिंग मोशन में था। और जो आप बोलते हो पहले सॉलिड था, नहीं, फिर गैसेस बन गए हीट की वजह से, पहले से ही गैसेस था। तो ये चीज़ें लैपलेस ने बोला, नेबुलर हाइपोथेसिस ने। देखो कांट साहब, मैं आप ही के गैसेस हाइपोथेसिस को रिवाइज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं, और बाकी आपने सब कुछ ठीक बोला। लेकिन पहले जो आप बोलते हो कि कोल्ड था, मोशनलेस था, सॉलिड था, फिर जाके गर्म हुआ, नहीं, ये पहले से हॉट था, पहले से रोटेटिंग था, पहले से गैसेस था। और फिर क्या हुआ, फिर बाकी की बातें हमारी मिलती है कि जब ये रोटेटिंग था, गैसेस था, ऐसे से रोटेट करना स्टार्ट किया और इसका जो बाहर का शेल है वो बाहर आ गया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। असल में क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कमजोर हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ज्यादा हो जाता है और बाहर ये सेपरेट रिंग हो जाती है। और ये जो रिंग है, इसी रिंग की वजह से 9 प्लैनेट्स बनते हैं और बीच का जो है वो सन बनता है। सन और 9 प्लैनेट्स आपस में ऐसे ऐसे चक्कर करना स्टार्ट करेंगे और बन गया सोलर सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये डिटेलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? ओके। फिर भी अगर कभी कोई सवाल ववाल होगा तो लाइव सेशन में जब भी मैं आऊंगा तो आप मुझे पूछ लेना, मैं डायरेक्टली आपको वहां पे जवाब दे दूंगा। फिलहाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये नहीं है। उसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या बोला प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस में? बोला कि देखो भाई ये सन है, यहां से एक वॉन्डरिंग स्टार आता है, यहां से एक इंट्रूडिंग स्टार आता है, यहां से एक वॉन्डरिंग स्टार आता है। और वॉन्डरिंग स्टार इतना खतरनाक था, उसने क्या किया, उसने ग्रेविटेशन की वजह से यहां से सन के आसपास जो भी मटेरियल था ग्रेविटेशन की वजह से यहां पे जमा किया और सिगार शेप्ड शक्ल बनाई। ये इंट्रूडिंग स्टार था, ये वॉन्डरिंग स्टार था, सन के पास से गुजरा और यहां से ऐसे 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 छोटे जमा किए प्लैनेटिज्मल्स, छोटे टुकड़े यहां पे अट्रैक्शन की वजह से जमा हुए, जिनको बोलते हैं प्लैनेटजिमल्स, मतलब छोटे छोटे प्लैनेट्स। वही प्लैनेटजिमल्स आपस में ज्वाइन हो गए अट्रैक्शन की वजह से और ये बड़े प्लैनेट्स बने और इन्होंने सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट किया तो बन गया सोलर सिस्टम। ओके। टाइडल हाइपोथेसिस में जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने क्या बोला? देखो भाई, टाइडल हाइपोथेसिस में बोला, जेम्स जीन्स ने थोड़ा सा अलग बोला, ये बोला उन्होंने, देखो ये एक प्रोटोस्टार है, मतलब सन है शॉर्ट में। डिटेलिंग जब करेंगे कभी तो बोलूंगा ये प्रोटोस्टार या प्रोटोसन क्या होता है। अब ये इंट्रूडिंग स्टार यहाँ पे आता है, इन्होंने बोला इंट्रूडिंग स्टार यहाँ पे आया, इंट्रूडिंग स्टार यहाँ पे आया, इंट्रूडिंग स्टार यहाँ पे आया। जहां जहां सन के करीब इंट्रूडिंग स्टार था वहां वहां उसने सन से ही अट्रैक्शन की वजह से खींचा मटीरियल और यहाँ पे इंट्रूडिंग स्टार की वजह से कम, यहां पे कम। तो सन के करीब ज्यादा बड़े प्लैनेट्स बने और ये सन का ही मटेरियल इसने खींचा तो ज्यादा बड़े प्लैनेट्स बने। सन से दूर जो ही इंट्रूडिंग स्टार जा रहा था तो छोटे छोटे प्लैनेट्स बने और ये प्लैनेट्स जो ही इंट्रूडिंग स्टार चला गया तो सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट किया तो बन गया सोलर सिस्टम। ओके। हैरोल्ड जेफरी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो आपका सन है या प्रोटोस्टार है, सन है। तो यहाँ पे असल में क्या होता है कि इंट्रूडिंग स्टार आता है, मतलब एक स्टार आता है जो वॉन्डरिंग स्टार है, सन के करीब से चला जाता है और वो भाग जाता है, आगे चला जाता है। ये जो इंट्रूडिंग स्टार है सन के करीब से गुजरता है तो सन का एक अपना साथी होता है जिसको बोलते हैं कंपेनियन स्टार, CS, कंपेनियन स्टार। तो सन का साथी कंपेनियन जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है इंट्रूडिंग स्टार। और ये जो टुकड़े है, ये जो ही इंट्रूडिंग स्टार भाग गया, ये सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट किए तो ये बन गया सोलर सिस्टम। ये हैरोल्ड जेफरी ने बोला। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस रसल क्या बोलता है? रसल बोलता है कि देखो भाई ये आपका सन है या प्रोटोस्टार है, चलो सन है और ये सन का कंपेनियन स्टार है। ओके। ये इंट्रूडिंग स्टार असल में सन के करीब से नहीं गुजरता, ये कंपेनियन स्टार के करीब से गुजरता है और कंपेनियन स्टार से ये मटेरियल उठाता है और यहाँ पे भी सिगार शेप्ड शक्ल बनता है और यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लैनेट्स बनेंगे, प्लैनेटिज्मल्स। फिर वो अट्रैक्शन की वजह से बड़े बनेंगे, एक दूसरे की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से बड़े बनेंगे और वो क्या हो करेंगे। और ये जो कंपेनियन स्टार था, साथी था सन का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये जो है ये फिर सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करेंगे, सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करेंगे तो बन गए प्लैनेट्स। सुपरनोवा हाइपोथेसिस या हॉयल का बोलता है देखो भाई कंपेनियन स्टार जो है, ये जो कंपेनियन स्टार है और ये सन है आपका या प्रोटोस्टार, ठीक है, सन है, चलो सन है। कंपेनियन स्टार जो है इसको क्या होता है, इसको ब्लास्ट होता है। ये सन के आसपास साथी था ये कंपेनियन स्टार, लेकिन इसका ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और जो टुकड़े हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करते हैं और बन गया सोलर सिस्टम। अब सुनो, कोई भी पार्टी सन के इर्द गिर्द क्यों घूमना स्टार्ट करती है? याद रखना स्पेस में हर एक किसी न किसी के इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करता है। ये सन है, अगर उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमना स्टार्ट करते हैं, रीजन क्या है? रीजन है सन इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये प्लैनेट्स बाहर जाना चाहते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो फोर्स है, सन खींचता है और खुद प्लैनेट बाहर जाना चाहता है तो ना ये बाहर जाता है ना ये सन की तरफ आता है, ये घूमना स्टार्ट करता है इसके इर्द गिर्द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फ्यूगल फोर्स की वजह से। आप एग्जाम्पल के तौर पर
ले लो, आप बैठे हो कहीं पे और आपके हाथ में एक लंबी सी रोप है, यहाँ पे आपने स्टोन बांधी है और रोप को आप घुमा रहे हो। आप मुझे बताइए कैसे रोप घूम रही है, ऐसे ऐसे, मगर आपकी ये स्टोन कहाँ जाना चाहती है, स्टोर बाहर जाना चाहती है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आप स्टोन को अंदर लेना चाहते हैं, आपकी रस्सी की वजह से स्टोन अंदर जाना चाहती है, तो आपका फोर्स अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पिट की तरफ मतलब सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन स्टोर बाहर जाना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ये फोर्स बराबर होते हैं तो ये कहाँ जाती है, नस स्टोन आपके हाथ से बाहर जाती है, क्योंकि आपने इसको पकड़ के रखा है रोप से, तो ये स्टोन ऐसे ऐसे घूमती है, ना बाहर जाती है, ना सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही घूमना स्टार्ट करती है बॉडीज, ठीक है ना। इसी तरह ये सन के इर्द गिर्द सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही ये सन के इर्द गिर्द घूमना करती थी। ये हेवनली बॉडीज तो बन गया सोलर सिस्टम। अब ये मैंने जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बताना कैसा लगा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जितने भी बच्चे हैं, बच्चा आपको बोलना चाहता हूं कि बैच में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां पे अभी भी ऑफर चल रही है आपके लिए। और बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, इस लेक्चर को लाइक करके